1 अप्रैल के बाद आ जाता है इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मौसम, क्योंकि 31 मार्च हो गया है खत्म और आपको इस नए फाइनेंशियल ईयर में पिछले साल का जो भी इनकम है उसका देना है ब्यौरा, जो आप इनकम टैक्स रिटर्न में देते हो। तो वो कौन सी 12 बातें हैं जिस पर हम ध्यान रख के अपने रिटर्न को सरल और सुगम बना सकते हैं, जिसके कारण हमारे पास इनकम टैक्स से नोटिस आने की संभावनाएं को कम कर सकते हैं। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। 31 मार्च खत्म होने के बाद रिटर्न भरना सबकी जिम्मेदारी है। ये रिटर्न भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। अगर आप और हम ऑडिट नहीं करवाते हैं तो 31 जुलाई है। तो आज हम 12 ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जहां पर आपको ध्यान रखना है और अपने रिटर्न को इफेक्टिव बनाना है, सो दैट कि इनकम टैक्स का जो नोटिस आना है उसका संभावना कम हो जाए, या किसी कारण से नोटिस आ भी जाता है तो आप उसका रिप्लाई अच्छे से दे सकें। सबसे पहले आपको अपना फॉर्म सेलेक्ट करना है। जैसे मैं एक जॉब में हूँ तो मैं ITR 1 फाइल कर सकता हूँ, ITR 2 फाइल कर सकता हूँ, लेकिन 3 और 4 मैं जब जॉब में हूँ तो नहीं फाइल कर सकता, क्योंकि इनकम टैक्स ने बोला हुआ है कि अगर आपके पास कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो आप ITR 3 या ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। इसी तरीके से अगर मेरा टोटल सैलरी इनकम 50 लाख से कम है तो मैं ITR 1 फाइल कर सकता हूँ। वहीं पर मेरा सैलरी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो मुझे ITR 2 सेलेक्ट करना है। अगर मैं जॉब के साथ साथ किसी अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर हूँ या डायरेक्टर हूँ तो इस केस में भी मैं ITR 1 फाइल नहीं कर सकता हूँ। सो दोस्तों, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सही फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। इस पर मैं एक पूरा डिटेल अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस किस केस में आप 1, 2, 3 या 4 ITR फाइल कर सकते हैं। जैसे ही आपने अपना ITR रिटर्न फाइल सेलेक्ट कर लिया कि 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, तब आपके पास एक चुनौती आती है कि आप न्यू टैक्स रिजीम से अपना रिटर्न भरना चाहते हो या ओल्ड टैक्स रिजीम से। रीजन, न्यू टैक्स रिजीम का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, जहां पर 15 लाख तक के इनकम पर 20% लगता है, वहीं पर ओल्ड टैक्स रिजीम में 10 लाख के ऊपर इनकम होने पर ही 30% लग जाता है। दूसरा जो बात है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं, जैसे 80C का, 80D का, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। सो दोस्तों, आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में जाऊं या न्यू टैक्स रिजीम में जाऊं। आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने इनकम पर कि मेरे को ज़्यादा टैक्स न्यू टैक्स रिजीम में बच रहा है या मेरे को ज़्यादा टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में बच रहा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये होता है पर्सनल डिटेल। जब आपने फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो जब आप फॉर्म ओपन करते हो तो आपसे एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और इस तरीके से बहुत सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछता है। तो अगर आपका पिछले साल के रिटर्न में कोई ऐसा एड्रेस दिया हुआ है जो आप प्रेजेंट में नहीं रह रहे हैं, या आपका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर जो पिछले साल था वो अभी काम नहीं कर रहा है, या काम तो कर रहा है लेकिन आप उस ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर को चेंज करना चाहते हो, तो ये आपके पास सुनहरा अवसर है कि जब आप अपना ITR फाइल कर रहे हो तो इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हो, सो डैट कि जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई SMS, कोई मेल, कोई भी इंटीमेशन आता है तो आपके पास इमीडिएट बेसिस पर मिल जाए। अब आपको देखना है कि 26AS और AIS को रिकंसिलिएशन। जैसा आप जानते हो कि अगर आपका कोई भी TDS कटा है तो 26AS में आ जाता है
और पिछले 2 सालों से एनुअल इनकम स्टेटमेंट आता है जहां पर आपके सारे इनकम को डिस्क्लोज कर दिया जाता है। तो रिटर्न भरने से पहले आपको दोनों स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन AIS में लिखा हुआ है या 26S में लिखा हुआ है क्या आपसे बिलोंग करता है कि नहीं। अगर हाँ तो इन सब इनकम को अपने ITR में रखना है, अगर नहीं तो आपको वहां पर डिनाई करना है और उस इनकम को और उसका जो TDS है वो आप अपने ITR में क्लेम नहीं करेंगे। सो दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चल जाएगा कि ये जो TDS या जो इनकम डिस्क्लोज हो रहा है आपके पैन के आधार पर वो गलत है, तो वो आप पर नोटिस के अनुसार नहीं सवाल पूछेगा, या अगर वो सवाल पूछता है तो आप ऑलरेडी जवाब दे सकते हो कि जिस टाइम मेरे को पता चला कि ये पर्टिकुलर इनकम मेरे पैन में आ रहा है तो मैंने डिनाई किया और मैंने ना इसका इनकम लिया ना इसका TDS लिया। सो दोस्तों आपको 26AIS को रिकंसिलेशन करना पड़ेगा और ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो इनकम है वो आपसे बिलोंग करता है या नहीं। बहुत सारे ऐसे इनकम होते हैं जहां पर TDS नहीं कटता है। जैसे मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और मैंने उसको रेंट पर चढ़ा रखा है। वो रेंट 5,000 भी हो सकता है, वो रेंट 10,000 भी हो सकता है, वो रेंट 20,000 भी हो सकता है। लेट्स से जो मेरे पास एक छोटा सा कमरा था और मैंने छोटे से शहर में रहता हूँ और 5,000 का मेरा रेंटल है, तो सामने वाला व्यक्ति हो सकता है मुझे कैश दे रहा हो, कभी PPI दे रहा हो, लेकिन TDS तो कभी नहीं काटेगा। तो आप अपने ITR में जो 26AS और AIS में वो सारा इनकम तो आपको डिस्क्लोज करना ही करना है। उसके अलावा अगर ऐसा कोई इनकम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं पता लेकिन आपको पता है, इस केस में आप सारी इनकम को अपने ITR में डिस्क्लोज करें, सो दैट कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सर्व करता है तो आप उससे पाक साफ निकल जाए और आप ये बोल सकते हैं कि सर मेरे पास जितने इनकम थे, चाहे वो छोटा इनकम हो बड़ा इनकम हो, कैश में रिसीव हो या बैंक के थ्रू रिसीव हो, मैंने सारे इनकम को डिस्क्लोज कर रखा है और सारे इनकम पर मैंने टैक्स दे रखा है। अब आता है बैंक डिटेल। जब आप अपना ITR फाइल करते हो तो लास्ट में आपसे बैंक का डिटेल पूछता है कि आप किस अकाउंट में रिफंड लेना चाहते हो। लेट्स एज्यूम लास्ट ईयर आपने किसी XYZ बैंक में रिफंड लिया हो, वो अकाउंट इनऑपरेटिव हो चुका हो या आप उस अकाउंट में रिफंड नहीं लेना चाहते हो, आप एक नए अकाउंट में रिफंड लेना चाहते हो, तो इस साल फिर से अपने बैंक को ऐड कर सकते हो जहां पर आपको नए बैंक में रिटर्न आ जाएगा, रिफंड आ जाएगा। तो ये आपको देखना है कि जब आप ITR फाइल कर रहे हो तो आपको कौन से बैंक में रिफंड लेना है। इसके बाद आता है TDS। जब आप 26AS, AIS और सारे अनकाउंटेड इनकम को भी इंक्लूड करते हो तो आपको TDS को भी रिकंसिलेशन करना है। सम टाइम कभी कभी ये होता है कि लास्ट ईयर TDS आपके अकाउंट में आया था लेकिन आपने किसी कारण से नहीं उसको अपने रिफंड में लिया, अपने रिटर्न में काउंट किया। जैसे आपने रिटर्न अपलोड कर दिया था, उसके बाद किसी ने आपके अकाउंट में TDS रिफ्लेक्ट किया। तो इस तरीके से अगर ऐसा कोई TDS है जो लास्ट ईयर आपके ITR में दिख रहा है, जो आपने क्लेम लास्ट ईयर नहीं किया था, तो आप इस साल उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए क्लेम कर सकते हो। साथ साथ उसका इनकम भी आपको क्लेम करना पड़ेगा। सो लास्ट ईयर का TDS और इस साल का TDS ये आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा कि क्या कोई TDS छूट तो नहीं गया है। अगर हाँ तो आप उससे रिस्पॉन्डिंग जो भी इनकम है आप अपने इस साल के इनकम में इंक्लूड कर लो, साथ साथ उसका TDS भी आप क्लेम कर लो। जब आपका पूरा इनकम डिटेल बन जाता है तो लास्ट में कॉलम आता है कि क्या आपके पास कोई एग्जम्प्टेड इनकम है। जैसे आप PPF में पैसा जमा करते हो, वहाँ पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट एग्जम्प्टेड इनकम होता है।
इसी तरीके से पूरे साल में आप अपने सिबलिंग से या पेरेंट्स से कोई पैसा रिसीव करते हो तो वो पैसा भी एग्जम्प्टेड होता है। तो ये पैसा आपको एग्जम्प्टेड सोर्स में आपको शो करना चाहिए। सो ड्यूरिंग द ईयर में आपके जितने एग्जम्प्टेड सोर्स के इनकम है, चाहे वो पीपीएफ का इंटरेस्ट हो, ईपीएफ का इंटरेस्ट हो या कोई गिफ्ट हो या और भी कोई ऐसा सोर्स है जहाँ पर आपको टैक्स नहीं लगना है, तो आप उसको एग्जम्प्टेड शेड्यूल में डिस्क्लोज करना चाहिए। डिडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप अपना रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हो और आपने एटीसी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लाइक इंश्योरेंस में, ईएलएसएस में, या आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो वहाँ पर ट्यूशन फीस, तो इस तरीके से बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं। आप मेडिकल इंश्योरेंस आपने परचेज कर रखा है और उस पर प्रीमियम आप पे कर रहे हो। तो इस तरीके से जब आप डिडक्शन का कॉलम फीड कर रहे हो तो सही डिडक्शन का कॉलम आप फीड करें। जैसे अगर मैंने मेडिकल इंश्योरेंस मात्र 10,000 का पे किया है तो मैं जो डिडक्शन लूंगा वो भी सिर्फ 10,000 का लूंगा। अगर मैं किसी तरीके से पे करता हूँ सिर्फ 10,000 और मैंने क्लेम कर रखा है 20,000 या 25,000 जो मैक्सिमम लिमिट है, अगर मेरी एज 60 ईयर से ज़्यादा नहीं है, तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे को नोटिस दे सकता है। वहीं पर मैंने इंश्योरेंस तो परचेज कर रखा है 12,000 का, लेकिन कोई कारण से मैंने क्लेम ही नहीं किया, तो एक्सेस क्लेम करना या नहीं क्लेम करना, ये दोनों ही केस आपके लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि अगर आप एक्सेस क्लेम करते हो और गवर्नमेंट का रेवेन्यू लीक होता है, जहां से आप कुछ रिफंड लेते हो, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा सकता है। अगर आपके पास डिडक्शन का ऑप्शन था और आप डिडक्शन क्लेम नहीं करते हो तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दोस्तों, डिडक्शन आपको एक्यूरेट क्लेम करना है, नहीं तो यह आपके लिए फाइनेंशियली लॉस होगा। 31 जुलाई, जैसा मैं सबसे पहले ही बोला था कि इंडिविजुअल का रिटर्न भरने का जो लास्ट डेट होता है वो 31 जुलाई होता है। अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न भर देते हो तो इस केस में आप ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही 31 जुलाई पार हो जाता है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं कर सकते, ये अपने आप इस साल से न्यू टैक्स रिजीम में चला जाएगा। सो दोस्तों, आपको जो भी अगर टैक्स का बेनिफिट लेना है तो ये बेनिफिट आप 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल कर दें और आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। जब आपका पूरा रिटर्न अपलोड हो जाने लगता है, आप सारा इनकम, पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल, सारा चीज़ एक्यूरेट देख के आप अपलोड करने वाले रहते हो। अपलोड करने के बाद एक वेरिफिकेशन करना पड़ता है। पहले ये वेरिफिकेशन का टाइम 120 दिन किया हुआ था, अब उसको रिड्यूस करके 30 डेज किया हुआ है। मेरा आपसे सजेशन है कि जैसे ही आपका रिटर्न अपलोड होता है आप ओटीपी से वेरीफाई कर लें। रीजन क्या है कि अगर आपने 30 दिन के बाद वेरीफाई करते हो तो ये माना जाएगा कि ये जो रिटर्न है वो उस टाइम फाइल किया गया है जिस दिन ये ओटीपी से वेरीफाई होगा। जैसे आपने रिटर्न फाइल किया 1 जुलाई को, आप ओटीपी मान लो 30 जुलाई को वेरीफाई कर देते हो विदिन द 30 डेज, तब तो आपका रिटर्न माना जाएगा कि आपने 1 जुलाई को रिटर्न फाइल किया था। लेकिन किसी कारण से आपने रिटर्न फाइल किया था 1 जुलाई को और आप ओटीपी से वेरीफाई कर रहे हैं 2 अगस्त को, 3 अगस्त को, मतलब 30 दिन के बाद, इस केस में आपका रिटर्न 1 जुलाई नहीं माना जाएगा, आपका रिटर्न 1 अगस्त माना जाएगा, जहां पर आपका रिटर्न रिलेटेड हो जाएगा और सारे प्रोविजन रिलेटेड से रिगार्डिंग आपके ऊपर लग जाएंगे। सो दोस्तों, वेरिफिकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिटर्न भरते के साथ ही आप वेरीफाई कर दें सो डैट कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट न रहे। सबसे लास्ट में मैं सिर्फ आपसे एक बात करना चाहता हूं कि जब आपने पूरा प्रोसेस कर लिया, ओटीपी से भी वेरीफाई कर लिया, तो अपने आईटीआर को और एक्नॉलेजमेंट को और जितने भी आपके एआईएस हैं, 26 एएस हैं, सबको डाउनलोड करके रख लें सो डैट कि जब भी आपको इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो सकता है उस दिन आपका आईटीआर साइट नहीं चल रहा हो। जैसे मुझे 2 महीने के बाद लोन की रिक्वायरमेंट आती है, 2 दिनों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर मेंटेनेंस चला जाता है, तो मुझे इसके लिए
सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कब अपना डाउनलोड करूं। मेरे पास डाउनलोडेड है, मैं ये इन्फॉर्मेशन अपने बैंक वाले को दे सकता हूं। सेकेंड थिंग कि अगर आज मेरे पास सिर्फ 3 इनकम के ऊपर टीडीएस कटा हुआ है, कल को कोई और इनकम पर टीडीएस आ जाता है और वो मेरे पैन से मैच करता है, तो नेक्स्ट ईयर मेरे पास अपने आप रिकॉन्साइल बन जाएगा कि अरे यार उस टाइम पर मैंने सिर्फ 3 इनकम लिया था, अब मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास 4 इनकम आ गया। तो या तो मेरे पास टाइम होगा रिटर्न को रिवाइज करने का, तो मैं रिटर्न रिवाइज कर सकता हूँ, या नेक्स्ट ईयर मैं उस टीडीएस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। सो दोस्तों, इन सब बातों पर ध्यान रख के आप अपना रिटर्न फाइल करें और आपका रिटर्न एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से फाइल होगा, जहां पर इनकम टैक्स की नोटिस आने की संभावना कम होगी। और अगर नोटिस आता भी है तो आपके पास सारा प्रोसेस आपके हाथ में होगा, और या तो आप खुद या किसी प्रोफेशनल के थ्रू आप उस नोटिस का रिप्लाई दे सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जब तक दोस्तों, प्रणाम। Audio Jungle।